तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर दो किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है लाइट और दूसरा है डार्क, और इन दोनों के बीच में ही काफी लंबे समय से फाइट चलती हुई आ रही है। और इस फाइट में हमेशा ही डार्क किंगडम ने लाइट किंगडम को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन इस कहानी में एक खतरनाक मोड़ तब आता है जब एक मामूली सा बच्चा आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बन जाता है। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड लेकर घर से बाहर निकलता है और जाकर सारे के सारे गांव वालों से मिलता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और ये कहता है कि सारे के सारे यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर ये सारे गांव वाले इस लड़के से कहते हैं कि वो सारे के सारे छोटे बच्चों को लेकर ऊपर केव में चला जाए। और जैसे ये लड़का उन सारे बच्चों को लेकर ऊपर केव में जा रहा होता है तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक सेंटीपीड आ जाता है और ये उन सारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। पर इस सेंटीपीड की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है और इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद इस छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और हमारा एमसी उसे लेकर जा ही रहा होता है। लेकिन तभी ये सेंटीपीड उन दोनों बच्चों को खा जाता है। लेकिन हमारा एमसी जैसे तैसे करके इस लड़की को लेकर केव तक आ जाता है और थोड़ी देर केव के अंदर टाइम बिताने के बाद ये दोबारा से गांव के अंदर जाता है। लेकिन गांव की हालत देखकर हमारे एमसी की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इस गांव में सारे ही लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक आर्मर पहने हुए आदमी आता है और वो इस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर हमारा एमसी एक गड्ढा खोद रहा होता है लेकिन वो थक कर नीचे गिर जाता है और ये बंदा कहता है अरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ। मैं ठीक हूँ, मैं बस काफी दिनों से सोया नहीं हूँ। और फिर ये आदमी उसे खाना और पानी देता है जिससे इसकी बॉडी में थोड़ी सी जान आ जाती है। और ये लड़का गड्ढा इसीलिए खोद रहा था ताकि वो सारे के सारे मरे हुए विलेजर्स को इस गड्ढे के अंदर दफना सके। और ये आदमी बताता है कि वो डार्क किंगडम का एक नाइट है। क्या ये वही डार्क किंगडम है जिसका रूलर द किंग ऑफ डार्कनेस है। और ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी इसे काफी गौर से देखना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो इसके पास एक स्वॉर्ड फेंकता है और ये कहता है तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूँ जिससे तुम दोबारा ये गड्ढा नहीं खोदोगे। और जैसे ये बच्चा स्वॉर्ड उठाता है तो ये बूढ़ा आदमी उसे डोमिनेट करना शुरू कर देता है और काफी आराम से हरा भी देता है। अगर तुम इस कर्स वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा यहाँ पर जीना बेकार है। और ये बोलने के साथ साथ ये बूढ़ा आदमी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है और ये बच्चा अपने आप को बचाने की काफी कोशिशें करता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद इस बच्चे की दिमाग की सटक जाती है, जिसके बाद ये दोबारा से फाइट के अंदर कम बैक करता है और आते ही इस बूढ़े आदमी को हरा देता है। तुमने जो भी कहा था वो सारा कुछ गलत है और मैं यहाँ का किंग बनूंगा चाहे जो भी हो जाए। और फिर ये नाइट इस बच्चे से कहता है कि मैंने भी किंग बनने की कोशिश की थी लेकिन मुझे चुना नहीं गया, पर तुम चाहो तो किंग बन सकते हो। और वो ये बताता है कि उसका शहर के अंदर एक मेंशन है और जब ये बच्चा अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर इसका एक बंदा है जिसका नाम है वेलेस। तो वो ये स्वॉर्ड देखकर इसे पहचान लेगा और इसे अपना मास्टर मान लेगा। और ये सारी बातें बताने के बाद ये बूढ़ा आदमी अपना दम तोड़ देता है। लेकिन इसके मरते ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है, यानी कि इस बंदे ने मरने से पहले अपनी सारी की सारी ताकत इस बच्चे को दे दी है। और अब ये बच्चा द प्रिंस ऑफ डार्कनेस बन चुका है जो कि आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस भी बनने वाला है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एक लड़की डार्कनेस के डीमन से लड़ रही होती है और काफी सारे नाइट्स इस फाइट को देख रहे होते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम इन सारे डीमंस को अंदर जाने नहीं देंगे। और ये सुनने के बाद सारे के सारे नाइट्स काफी जोश में आ जाते हैं और डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि एक अजीब सा मैजिक कास्ट करती है, जिसके बाद सारे के सारे नाइट्स चमकने लगते हैं और वो काफी आसानी से इन डार्कनेस के डीमंस को हरा देते हैं। और ये लड़की जो कि डार्कनेस के डीमंस के साथ पहले लड़ रही थी उसका नाम है आइरिस और वो यहाँ की क्वीन है। और फिर हम आइरिस को देखते हैं जो कि अपनी बैल्कनी के अंदर खड़ी होती है और वो ये सोचती है कि लाइट और डार्कनेस के बीच में बैलेंस होना काफी जरूरी है और मुझे ये करना ही होगा। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है वो इसी किंगडम की सड़कों पर भटक रहा होता है और तभी एक आदमी उसको देखकर ये कहता है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई। और वो ये कहता है अबे ओए तुझे इससे क्या मतलब है। और ये सुनने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर की थी तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। और ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम व्हाइट किंगडम को देखते हैं जहाँ पर सामने एक काफी बड़ा हीरा रखा हुआ होता है जिसको ये सारे रून ऑफ फाउंडर्स कह रहे होते हैं। और यहाँ पर क्वीन आइरिस और वो लड़की भी होती है और इसका नाम है सीमा। सीमा क्या ये इंडिया से है? अरे यार वो छोड़ो। और फिर सीमा कहती है कि डार्कनेस धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और फिर आइरिस कहती है
कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर वर्ल्ड का बैलेंस बना रहेगा। और यहीं पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं और वो ये कहता है, अरे हाँ, हम वर्ल्ड का बैलेंस बना लेंगे, देखो हमारे पास है द फाउंडर ऑफ रून। और अब पूरे किंगडम में तबाही मचनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आयरिस भी डार्कनेस के डीमन से लड़ रही होती है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सभी से ये कह देती है कि सारे लोग अपने घर के अंदर रहें। और जब आयरिस आगे जा रही होती है तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक ड्रैगन खड़ा होता है जिसका नाम है बाल। और ये ड्रैगन डार्क और लाइट दोनों ही किंगडम्स को खत्म करना चाहता है। और ये देखकर सारे के सारे मेजेस वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके बाल के ऊपर अटैक कर देते हैं और नाइट्स की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। और ये सारे इतने अटैक्स करने के बाद भी बाल तक बाका नहीं कर पाते। और तभी अचानक यहाँ पर एल्फ का लीडर आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे संभालने आए हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और ये बाल के ऊपर अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे एक केज के अंदर बंद कर देता है। लेकिन बाल इस मैजिक को आराम से तोड़ देता है और ये एल्फ का लीडर भी बाल की ताकत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डार्क किंगडम के दो बंदों को देखते हैं और यहीं पर व्हाइट किंगडम का एक नाइट भी होता है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी इन दोनों बंदों को अचानक से कुछ होना शुरू हो जाता है और इन दोनों के ऊपर डार्कनेस काबू कर लेती है, जिसके बाद ये उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से बाल को देखते हैं जिसके ऊपर आयरिस अलग अलग तरह की मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन इस बाल के ऊपर कोई भी मैजिक काम नहीं करता। और फिर हमें डार्क किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर वेलेस ये कहता है कि मैजेस्टी कहाँ पर रह गए, वो अभी तक क्यों नहीं आए। और तभी अचानक यहाँ पर द किंग ऑफ डार्कनेस की एंट्री हो जाती है और वेलेस उनसे बातें करना शुरू कर देता है, जहाँ पर किंग ये कहता है कि साथ में रहने का कोई भी फायदा नहीं है, डार्कनेस को लाइट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए और चारों तरफ बस एक ही चीज होनी चाहिए और वो है डार्कनेस। और फिर हम द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी स्वॉर्ड को निहार रहा होता है और तभी यहाँ पर वेलेस आ जाता है। और अभी तक इस एनिमे के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम द प्रिंस ऑफ डार्कनेस ही बताया गया है और यहाँ पर वो वेलेस से कहता है कि प्लीज मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा दो। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले नहीं हो जो द किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता है। अगर तुम्हें वो बनना है तो तुम्हें काफी ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। और ये सुनने के बाद वो पढ़ने बैठ जाता है। वैसे मैं ब्लैक किंगडम के सारे सोल्जर्स को तलवार चलाना सिखाता हूँ और मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सारी की सारी बुक्स को घोलकर पीना होगा। और कुछ टाइम के बाद ये वेलेस के साथ अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है और वेलेस इसे कुछ कपड़े भी देता है। वैसे ये सारे के सारे कपड़े स्केयर सामा के हैं, लेकिन अब ये तुम पर काफी फिट आएंगे। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ ब्लैक किंगडम के काफी सारे नाइट्स होते हैं और जैसे ये लड़की ऊपर देखती है तो यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की एक ही झटके में उन सारे के सारे मैजिकल बीस्ट को जान से मार देती है। और जब ये यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक और मैजिकल बीस्ट आ जाता है और जब ये उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी द प्रिंस ऑफ डार्कनेस आकर उसको बचा लेता है। और फिर ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये लड़की अपना नाम ग्रोजा बताती है। वैसे मैं हूँ द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले पल ये दोनों एक होटल के अंदर आ जाते हैं और ग्रोजा उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्यारी है। और वो ये कहती है कि इस किंगडम के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें सारे के सारे द प्रिंस ऑफ डार्कनेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो इस कंपटीशन के अंदर जीतेगा वही रियल प्रिंस ऑफ डार्कनेस होगा और वही इंसान आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। और फिर हमें व्हाइट किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन आयरिस के पास एक नाइट आता है और वो ये बताता है कि कल रात उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन आयरिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो कुछ सोच रही होती है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ये देखते हैं कि क्वीन आयरिस व्हाइट किंगडम में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रही होती है और सीमा भी उसके साथ होती है और वो सीमा से पूछती है आखिरकार द क्वीन ऑफ लाइट क्या करती है। अरे मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और आयरिस ये बताती है कि हम दोनों में से बहुत जल्दी कोई न कोई द क्वीन ऑफ लाइट बनने वाला है। और फिर ये दोनों द फाउंडर ऑफ रून के सामने आ जाते हैं और इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो इन दोनों में से द क्वीन ऑफ लाइट किसको चुनने वाला है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, आयरिस तुम बनने वाली हो द क्वीन ऑफ लाइट और सीमा तुम बनोगी द लीडर ऑफ ऑल द मेजेस।
और अगले ही सीन में ये दोनों पिकनिक मनाने के लिए बाहर आ जाती हैं और इन दोनों ने ही काफी सारे फ्लावर्स को इकट्ठा किया होता है और ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद वो दोबारा से अपने महल के अंदर आ जाती हैं और साथ बैठकर डिनर करती हैं। और जब आयरिस अपने रूम में जा रही होती है तभी व्हाइट किंगडम का नाइट उसके सामने आ जाता है और वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है द क्वीन ऑफ लाइट क्या करती है? लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो हवा में तीर चला देता है। कुछ भी हो, लेकिन आप काफी अच्छी द क्वीन ऑफ लाइट बनने वाली हो। और अगली सुबह आयरिस एक टॉप पर खड़ी होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार द क्वीन ऑफ लाइट क्या करती है, उसके काम क्या होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर डार्कनेस आ जाती है और आयरिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हरा देती है। और तभी आसमान से एक भविष्यवाणी होती है और उसमें ये कहा जाता है कि जो क्वीन ऑफ लाइट होती है उसे हमेशा ही अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और साथ में लड़ना पड़ता है जब तक कि सारा कुछ खत्म ना हो जाए। और आयरिस भी ऐसा ही करने का फैसला करती है। और फिर हमें डार्क किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो टूर्नामेंट के अंदर बाकी बंदों को हराकर द किंग ऑफ डार्कनेस बन सके। और ये देखकर वेलेस कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारा कुछ है जो कि जीतने के लिए जरूरी है। और अगले दिन हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस एक दूसरे को चुनौती देने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर हम इस टूर्नामेंट के प्राइज को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक और बड़ी स्वॉर्ड होती है और इस स्वॉर्ड का नाम है लॉन्ग स्वॉर्ड। और फिर हमें टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है कि पहले इन सभी को काफी सारे मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ना होगा और आखिर में जो दो लोग बचेंगे उन्हें एक दूसरे का आमना सामना करना होगा और जीतने वाला बनेगा द किंग ऑफ डार्कनेस। और यहीं पर एक बोलने वाला शेर होता है और वो ये कहता है कि मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। और तभी ग्रोजा ये बताती है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एड पहले से ही मंगाया हुआ है, अगर किसी को चोट लगती है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ मैजिकल बीस्ट को मार रहे होते हैं और ये टूर्नामेंट धीरे धीरे काफी खतरनाक होने लगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक मैजिकल बीस्ट एक लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा एमसी उसको बचा लेता है। और ये सारा कुछ देखकर वो बोलने वाला शेर काफी गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों बचाया, मुझे जवाब दो। और फिर हमें एक काफी खतरनाक और बड़ी मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है जो दिखने में एक दानव लग रहा होता है। और ये मैजिकल बीस्ट उस शेर वाले बंदे को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ से मसलने ही वाला होता है, लेकिन ये शेर बिल्ली बनकर वहीं पर सरेंडर कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा एमसी इस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। और अब उसके सामने एक लाल बालों वाला बंदा आता है जो कि उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है और इन दोनों के बीच में एक काफी घमासान फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं। और इन दोनों की ताकत देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों बराबरी पर हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हमारा एमसी इस लाल बालों वाले बंदे को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, लेकिन ये बंदा फिर भी हार नहीं मानता और वो इसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। मैं यहाँ पर लोगों को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं द किंग ऑफ डार्कनेस इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को खुश रख सकूं। और ये सुनने के बाद वो लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी यहाँ पर ग्रोजा आ जाती है और वो ये कहती है, तो फाइनली तुमने इस टूर्नामेंट को जीत लिया और अब से ये स्वॉर्ड तुम्हारी हुई और तुम बनते हो द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और फिर हम इस रेड बालों वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपना नाम एडल बताता है। और तभी इन्हें एक चिट्ठी मिलती है कि इन सभी को व्हाइट किंगडम में जाना है। और ये पढ़कर हमारा हीरो कहता है, अच्छा व्हाइट किंगडम। और फिर हमें क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी खतरनाक स्वॉर्ड लेकर हवा में उड़ रही होती है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस ग्रोजा के साथ व्हाइट किंगडम की तरफ निकल जाता है, लेकिन ग्रोजा उसको वार्न करती है कि ये हमारा एनिमी किंगडम है। और एडल भी ये कहता है कि अभी व्हाइट किंगडम और ब्लैक किंगडम के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही है और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वापस ब्लैक किंगडम नहीं जा पाएंगे। और अब ये सारे व्हाइट किंगडम के काफी नजदीक होते हैं। और अगले सीन में हमें क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जो कि अब भी किसी ख्यालों में खोई हुई होती है। और फिर हम दोबारा से प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि फाइनली व्हाइट किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर व्हाइट किंगडम के काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनको देखकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन एडल उसको मना कर देता है और ये समझाता है कि ये सारे सोल्जर्स हमें यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और तभी व्हाइट किंगडम का एक नाइट उनके सामने अपनी स्वॉर्ड को रख देता है
और ये कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे किंगडम में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये सारे यहाँ पर एक लेटर को डिलीवर करने आए होते हैं और फिर हम क्वीन आयरिस को देखते हैं जिसको फाइनली वो लेटर मिल चुका है। और जब ये सारे लोग इस किंगडम के अंदर घूम रहे होते हैं तो यहाँ के लोग इन सभी को डीमन समझते हैं और इनसे काफी डर रहे होते हैं। और जब ये सारे कासल के अंदर पहुंच जाते हैं तो नाइट इनसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो। और तभी अचानक यहाँ पर क्वीन आयरिस आ जाती है और ये दोनों उसे देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। और फिर एडल अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये बताता है कि बाल ने व्हाइट किंगडम और ब्लैक किंगडम दोनों में ही काफी तबाहियां की हैं और द किंग ऑफ डार्कनेस ये चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करें। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद व्हाइट किंगडम का नाइट ये सोचता है कि अगर हमने एक साथ मिलकर बाल को हरा दिया तो द किंग ऑफ डार्कनेस अगला हमला हमारे ऊपर ही कर सकता है। और यहाँ पर एडल क्वीन आयरिस को समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है और वो कहती है कि मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगी। और फिर अगले सीन में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रोजा आ जाती है और वो आते ही द प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और यहाँ पर हम द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि व्हाइट किंगडम की नाइट के साथ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये बंदा काफी गुस्से में होता है। और जब ये दोनों उससे क्वीन आयरिस के बारे में पता करते हैं तो ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो कहता है क्या तुम उन्हें मक्खन लगाना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे हक में फैसला करे? अरे नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। और फिर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये सोचता है कि आखिरकार उनका डिसीजन क्या होगा। और तभी एडल उससे ये कहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि व्हाइट किंगडम ठीक है और ब्लैक किंगडम काफी खराब है, लेकिन ये सारा कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वीन आयरिस क्या सोचती हैं। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों क्वीन आयरिस के सामने बैठे होते हैं और क्वीन आयरिस प्रिंस से ये पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक किंगडम क्या चाहता है और क्या हमें उसके साथ अलायंस बनाना चाहिए? और तभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये कहता है कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बाल को आसानी से खत्म कर सकते हैं और साथ ही में काफी सारी लाइव्स भी बचा सकते हैं। और ये सुनने के बाद आयरिस समझ जाती है कि आखिरकार उसे क्या करना है। हम दोनों एक साथ मिलकर बाल को हराएंगे। और फिर हम व्हाइट किंगडम की नाइट को देखते हैं जो कि आयरिस के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और तभी सीमा यहाँ पर आ जाती है और वो ये बताती है कि सारा का सारा किंगडम काफी तेजी से सही हो रहा है। और फिर हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक किंगडम के अंदर आ गई थी और वो ये नोटिस करती है कि ब्लैक किंगडम के लोग कैसे रहते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं। और तभी अचानक हम यहाँ पर बाल को देखते हैं जो कि ब्लैक किंगडम के ऊपर आ जाता है और वो ये कहता है अच्छा तो तुम सारे मरने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर ब्लैक किंगडम की पूरी आर्मी बाल को डिफीट करने के लिए एक साथ तैयार हो जाती है। और वेलेस कहता है कि जैसे बाल नीचे आएगा हम सारे उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसे हरा देंगे। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करता है और ये कहता है कि तुम सारे तैयार हो जाओ और हम बाल को दिखा देंगे कि ब्लैक किंगडम के इलाइट सोल्जर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद ये सारे बाल के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और बाल को इन अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो ये कहता है अभी तो बस शुरुआत है। और ये सारे लोग उसे हराने के लिए मैजिकल बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तभी ग्रोजा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाल के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और फिर ये सारे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाल के आसपास एक काफी बड़ा केज बना देते हैं, लेकिन वो इसके अंदर से भी काफी आराम से निकल जाता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बाल के ऊपर एक के बाद एक हमले होने शुरू हो जाते हैं और वो ये नोटिस करता है कि कासल के ऊपर काफी सारे आर्चर्स हैं जो कि उसके ऊपर तीर चला रहे हैं। तुम्हारा ये अटैक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और ये सारा कुछ देखकर वेलेस भी लड़ाई के अंदर कूद जाता है और वो बाल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से भी बाल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वेलेस अचानक से ही यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी हमारे सामने ये बात आती है कि वेलेस को द किंग ऑफ डार्कनेस ने बचा लिया है और बाल उसको देखकर कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें व्हाइट कलर से पेंट कर दूं? तुम्हारी सारी डार्कनेस यहीं पर खत्म हो जाएगी। और ये सुनने के बाद किंग ऑफ डार्कनेस उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि तुम बस भौंकते हो या फिर काटते भी हो। जिसके बाद वो बाल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये सारे अटैक्स बाल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। जिसके बाद वो धीरे धीरे द किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और जैसे वो उसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है तभी यहाँ पर द क्वीन ऑफ लाइट आ जाती है और वो बाल को पकड़ लेती है। आखिरकार द क्वीन ऑफ लाइट यहाँ पर क्या कर रही है?
और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और ग्रोजा ये सोचती है कि आखिरकार वो सारे कामयाब हुए द क्वीन ऑफ लाइट को यहाँ पर लाने में। जिसके बाद द क्वीन ऑफ लाइट एक काफी खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये देखकर बाल की फट रही होती है। जिसके बाद क्वीन और किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बाल को जकड़ लेते हैं और द किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि आज से तुम बर्निंग प्रिजन के अंदर हमेशा के लिए जलने वाले हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर सीमा एडल से पूछती है क्या ब्लैक किंगडम भी फाइट नहीं चाहता, और वो ये कहता है कि हाँ ये बात सच है कि ब्लैक किंगडम भी फाइट करना नहीं चाहता। और फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि फाइट खत्म करके अपने किंगडम में वापस आ रही होती है और उसे आता हुआ द प्रिंस ऑफ डार्कनेस देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे लैंड करती है तो वो गिरने वाली होती है और द प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसे आकर बचा लेता है। और तभी अचानक यहाँ पर व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है और वो ये कहता है कि आखिरकार क्वीन आयरिस को क्या हुआ, पर सीमा को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अगले सीन में हम आयरिस को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी हुई होती है और सीमा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हील कर रही होती है और वही बताती है कि इनकी बॉडी अब नॉर्मल नहीं है और ये सारा कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने द फाउंडर ऑफ रून की काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। और वही कहती है कि जो स्पेशल एनवॉय आए हुए हैं उन्हें जाकर बता दो कि इस फाइट का रिजल्ट क्या आया है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम एडल को देखते हैं और वो ये कहता है कि जो सीमा है ना वो मेरे टाइप की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी क्वीन आयरिस को काफी पसंद करते हो। और तभी यहाँ पर व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम दोनों को परमिशन नहीं दी थी एक दूसरे के कमरे में आने जाने की। और फिर ये दोनों क्वीन आयरिस के बारे में पता करते हैं और वो ये कहता है कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। और फिर वो इन्हें इस फाइट के रिजल्ट के बारे में भी बता देता है कि दोनों ही किंगडम्स ने मिलकर बाल को पकड़ लिया है। और फिर हमें डार्क किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग अपने घरों को ठीक कर रहे होते हैं और यहीं पर वेलस किसी बंदे से कहता है कि हमने फाइनली बाल को सील कर दिया है। और ये बोलने के बाद वो सामने वाले बंदे को एक लेटर देता है जो कि उसे व्हाइट किंगडम तक पहुंचाना है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्रोजा होती है। और यहाँ पर ग्रोजा इस बात को सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो पहली बार द प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कैसे मिली थी। जिसके बाद वो जाकर अपनी शिप के अंदर बैठ जाती है और यहाँ पर आयरिस उन दोनों से कहती है कि ब्लैक किंगडम के लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है। और एडल ये बताता है कि डार्क किंगडम दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पहले हैं डीमंस और दूसरे हैं ह्यूमंस। और डीमंस को काफी ज्यादा डार्कनेस की जरूरत पड़ती है। और फिर आयरिस ये कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि डार्क किंगडम के लोग द किंग ऑफ डार्कनेस की बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो द किंग ऑफ डार्कनेस उन्हें जान से मार देगा। लेकिन एडल उन्हें समझाता है कि मैं जाकर द किंग ऑफ डार्कनेस को सारा कुछ समझा दूंगा और मना कर दूंगा कि वो व्हाइट किंगडम के ऊपर इन्वेजन ना करें। और फिर हमें ग्रोजा की शिप को दिखाया जाता है, यानी कि ये भी व्हाइट किंगडम के अंदर पहुंच चुकी है और वो आयरिस के सामने आकर उसे वो लेटर दे देती है। और जैसी आयरिस ये लेटर पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दोनों ही किंगडम्स के अंदर सीज फायर तब तक रहने वाला है जब तक कि दोनों ही किंगडम्स अपने आप को अटैक से रिकवर नहीं कर लेते। और आयरिस भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये सारे टहलने के लिए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। और जैसे ही आयरिस उसे ये बताती है कि ये सारे के सारे लोग डार्क किंगडम से हैं, तो शुरू में वो इनसे डरने लगता है लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये सारे अच्छे लोग हैं। और सीमा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो इन दोनों एनिमल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन दोनों को ही सही कर देता है। और ये देखकर सीमा काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों जानवर भी यहाँ से उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये सारे मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे के कपड़ों को चेंज कर लेते हैं, यानी कि ग्रोजा ने आयरिस के कपड़े पहने हुए होते हैं और आयरिस ने ग्रोजा के। और फिर ये सारे चेस खेलना शुरू कर देते हैं लेकिन कमांडर सबसे जल्दी हार जाता है और इस बंदे का नाम है फियोस। और वो ये कहता है कि मैं एक बार दोबारा खेलूंगा। और फिर ये सारे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं लेकिन डार्क किंगडम के लोगों को ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इस खाने के अंदर थोड़ी सी नमक मिर्च ज्यादा होती है। लेकिन द प्रिंस ऑफ डार्कनेस यहाँ पर रखे हुए दोनों खानों को मिक्स कर देता है और इसे खाने लगता है और ये उसे काफी पसंद आता है और फिर सारे लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस को ये समझा रही होती है कि चलो वापस चलते हैं, अगर तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब भी हो सकती है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ दिनों और रुकना चाहता है। और फिर हम क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती है और वो किसी बात को याद करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है।
और फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारे वाइल्ड प्लांट्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं और आयरिस ये बताती है कि इन सारे प्लांट्स को सुबह सुबह हार्वेस्ट करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फिर ये सारे जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और क्वीन आयरिस ये कहती है कि इस जगह पर काफी सारे प्लांट्स उगते हैं। फियोस कहता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और फिर ये सारे एक छोटा सा कंपटीशन करने का फैसला करते हैं जिसमें ये छोटी छोटी ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाएंगे। और फियोस कहता है कि मैं क्वीन के साथ रहने वाला हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन वो इसे मना कर देती है। जिसके बाद क्वीन इन सभी को यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताना शुरू करती है। और यहाँ पर एडल सीमा के साथ दोस्ती करने की काफी ट्राई कर रहा होता है और सीमा भी उसे हाँ कर देती है। और फिर ये सारे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद दोबारा से एक जगह इकट्ठा होते हैं और आयरिस इन सभी के प्लांट्स को चेक करती है। लेकिन ग्रोजा ने जिन प्लांट्स को कलेक्ट किया होता है वो काफी बेकार होते हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता। और इस कंपटीशन के अंदर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस जीत जाता है क्योंकि उसके पास काफी सारे प्लांट्स होते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि आयरिस ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद की होती है। और फिर वो कहती है कि हमें पानी की भी नीड पड़ने वाली है। मुझे एक जगह पता है जहाँ से हम साफ सुथरा पानी ला सकते हैं। और जितने भी लड़के होते हैं वो सारे के सारे लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि धूप इतनी ज्यादा अच्छी होती है। फियोस कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम काफी अच्छे से धूप को एंजॉय कर लो। और फिर ये सारे खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन तभी एडल ये कहता है कि टियो यहाँ से गायब है और टियो उस छोटे से बच्चे का नाम है और ये उसे ढूंढने में लग जाते हैं। और प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसे ढूंढते ढूंढते आयरिस के पास तक पहुँच जाता है और तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और ये दोनों जाकर सीधा पानी में गिर जाते हैं। लेकिन आयरिस इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और वो ये कहती है कि टियो दोबारा से वहीं चला गया है जहाँ पर हम पहले मिले थे। और यहाँ पर फियोस और एडल टियो को ढूंढ लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे बैठकर आराम से प्लांट्स को खा रहे होते हैं और इन्हीं ये प्लांट्स काफी अच्छे भी लगते हैं। और फिर हम एडल को देखते हैं जिसे डार्क किंगडम की तरफ से एक लेटर आता है। जिसके बाद हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि एडल से बातें कर रहा होता है। और एडल ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए हो। और तभी यहाँ पर फियोस आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम दोनों को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अब तुम दोनों का टाइम हो चुका है दोबारा से डार्क किंगडम में जाने का। लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि उन्हें लास्ट बार क्वीन आयरिस को बाय बोलना है और फियोस उनकी बातें मान जाता है। और अब ये दोनों क्वीन आयरिस के सामने बैठे हुए होते हैं और एडल ये बताता है कि डार्क किंगडम आपके साथ एक ट्रेडिंग अलायंस बनाना चाहता है। और ये सुनकर आयरिस उसे एक लेटर देती है जो कि उसे डार्क किंगडम तक पहुंचाना है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एडल अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है कि इन सारी चीजों से सारा कुछ सही हो जाएगा? और तभी हम ये देखते हैं कि एडल की बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है और वो दिखने में एक काफी खतरनाक डीमन लगता है। जिसके बाद वो क्वीन आयरिस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। और जैसे ही एडल आयरिस को मारने ही वाला होता है तभी अचानक प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी स्वॉर्ड निकालकर एडल को बीच में से काट देता है, यानी कि उसके 2 टुकड़े कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर फियोस प्रिंस ऑफ डार्कनेस को उसके बालों से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, जिसके बाद ये उसे बांध देते हैं। इस तरफ ग्रोजा को भी इस बात की खबर लग जाती है कि जो स्पेशल एनवॉय यहाँ पर आए हुए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें से एक मारा जा चुका है। और फिर हम फियोस को देखते हैं जो कि बैठा हुआ अब भी ये सारी बातें ही सोच रहा होता है। और तभी यहाँ पर सीमा आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग हमेशा ही चलने वाली है। और फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि द रून ऑफ फाउंडर के सामने बैठी हुई होती है और ये कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं ये सारी हेट्रेड खत्म नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसकी हेल्प करना चाहती हो। और फिर हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि प्रिजन के अंदर होता है और जैसे ही धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं उसे वो सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। और वो ये बात भी सोचता है कि अगर वो क्वीन आयरिस को ना बचाता तो शायद ब्लैक किंगडम को थोड़ा सा फायदा हो सकता था। जिसके बाद यहाँ पर एक व्हाइट बिल्ली आ जाती है जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस को लेकर यहाँ से बाहर आ जाती है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये बिल्ली उसकी भागने में हेल्प कर रही है। और ये दोनों ही घरों की छतों के ऊपर से भाग रहे होते हैं
और थोड़ा आगे जाने के बाद ये बिल्ली दोबारा से क्वीन आयरिस बन जाती है और बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसको संभाल लेता है और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों पूरी दुनिया में पीस को एस्टेब्लिश करेंगे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद क्वीन आयरिस अपनी कासल में आ जाती है, लेकिन वो अब भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोच रही होती है कि वो बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिली तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि यही इंसान आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। जिसके बाद फियोस और सीमा क्वीन के सामने आ जाते हैं और फियोस कहता है कि अब सिचुएशन काफी अलग होती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहकर आपको प्रोटेक्ट करूँ। और फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई होती है और वो काफी थक चुकी है। और ये देखकर फियोस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हालत काफी खराब हो चुकी है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप काफी जल्दी रिकवर हो सको। और वो ये कहता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी आप हो, क्योंकि आपकी वजह से ही ये वाइट किंगडम अभी तक टिका हुआ है। लेकिन वो ये कहती है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी और साथ ही वो फियोस को सारे के सारे मेजेस और नाइट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहती है। और अब फियोस बाहर आ जाता है और सीमा से ये कहता है कि मुझे अब भी क्वीन की काफी ज्यादा चिंता है और वो उन्हें बचाने के लिए यहाँ से जाने का फैसला करता है। पर सीमा उसको मना करती है कि तुम ऐसे नाइट्स को छोड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए क्वीन आयरिस सबसे पहले है, तो एक काम करना, तुम नाइट्स को संभाल लेना। जिसके बाद फियोस एल्फ के लीडर के पास आ जाता है और वो ये कहता है कि आयरिस सामा बाल से लड़ने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी हैं, तो उन्हें सही करने के लिए हमें चाहिए ड्रॉप ऑफ स्प्लेंडर। और ये सुनने के बाद फियोस काफी चौंक जाता है और ये पूछता है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। ड्रॉप ऑफ स्प्लेंडर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर फियोस झूठ बोलता है कि उसने आयरिस से पहले ही परमिशन ले ली है। और यहाँ पर सीमा सारे के सारे मेजेस को मैजिक ट्रेनिंग करवा रही होती है। और अब ये दोनों उस ड्रॉप ऑफ स्प्लेंडर को ढूंढने के लिए एक केव के पास आ जाते हैं और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस ब्लैक किंगडम के अंदर जाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन उसे यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद वो वेलेस के साथ अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और यहाँ पर वेलेस उसे ये बताता है कि जो भी इस किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा डार्क होता है वही आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनता है और हम सभी को उसे ओबे करना पड़ता है। और ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रोजा आ जाती है और वो ये बताती है कि मुझे किंग ने कहा है कि मुझे काफी सारे मैजिकल बीस्ट को टेम करना है। और वेलेस समझ जाता है कि पक्का कोई ना कोई इमरजेंसी है। जिसके बाद वो किंग के सामने आ जाता है और फिर हम ग्रोजा और प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि उन्हीं मैजिकल बीस्ट के पास आ जाते हैं, लेकिन ये उन्हें काफी आराम से खत्म कर देते हैं। और ये देखकर ग्रोजा कहती है कि ये वो नहीं हो सकते, ये तो काफी कमजोर थे। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के पीछे होते हैं और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तो ग्रोजा उसे बचा लेती है। लेकिन ये करने से वो एक खाई के अंदर गिर जाती है, पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड को पत्थर के अंदर घुसा देता है। और ये दोनों इसी स्वॉर्ड की मदद से धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे आ रहे होते हैं। और जैसे ये दोनों नीचे पहुंचते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और ये देखकर ग्रोजा उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करती है, पर इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये मॉन्स्टर दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, यानी कि अब इन दोनों की बैंड बजने वाली है। और दूसरी तरफ हम व्हाइट किंगडम को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे मैजिकल बीस्ट अटैक करने वाले हैं, यानी कि पहले इन दोनों के बीच में जो अलायंस की बात हो रही थी अब वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। और फियोस भी आयरिस को बचाने के लिए इस केव के काफी अंदर पहुंच चुका है। और फिर आयरिस डार्क किंगडम के बीस्ट के साथ लड़ने के लिए चली जाती है और सारे के सारे मेजेस उसका साथ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर सीमा ने भी सभी को डिप्लॉय कर दिया है और वो भी अब लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और दूसरी तरफ फियोस और एल्फ के लीडर को आगे रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद एल्फ का लीडर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन्हें छुपा हुआ रास्ता मिल जाता है। और फिर हम व्हाइट किंगडम की एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी घबरा रही होती है क्योंकि उसके सामने डार्क किंगडम के काफी सारे बीस्ट खड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और इस तरफ फियोस और एल्फ का लीडर एक जगह पर आकर फंस जाते हैं और तभी एल्फ का लीडर फियोस को कुछ मैजिकल बॉल्स देता है और जैसे ही फियोस उन्हें सामने फेंक कर मारता है तो उनसे काफी खतरनाक धमाके होते हैं, लेकिन सामने का रास्ता नहीं खुलता। जिसके बाद फियोस अपनी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही फियोस अपनी स्वॉर्ड से सामने क्रिस्टल्स पर अटैक करता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं और सामने का दरवाजा खुल जाता है। और आगे जाने पर इन्हें अपने सामने एक काफी बड़ा तालाब दिखता है और जैसे ही फियोस आगे जाता है तो एल्फ का लीडर उसे मना कर देता है
है कि ये पानी काफी ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए वरना तुम जल सकते हो। लेकिन वो इसकी बातें नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर क्वीन आयरिस की जिम्मेदारी होती है और यहाँ तक कि उसने सीमा को भी अपनी जगह दे दी है, तो उसे उन दोनों के लिए और अपने किंगडम के लिए ये करना है। लेकिन पानी में जाने के बाद उसकी बॉडी जलनी शुरू हो जाती है, पर आखिरकार वो उस चीज तक पहुँच जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि क्वीन आयरिस सभी के साथ मिलकर एक मैजिक कास्ट करना शुरू कर देती है, जिससे पूरे के पूरे किंगडम पर एक शील्ड बन जाती है। लेकिन इससे क्वीन आयरिस बेहोश हो जाती है और इस शील्ड को फ्योस भी देख लेता है और वो ये समझ जाता है कि इसे बनाने के लिए क्वीन आयरिस ने अपनी काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। और फिर हमें प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो कि अब भी उस काफी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ग्रोजा उसे बैकअप दे रही होती है। और कुछ टाइम के बाद ये दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं, जिसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये पूछता है कि हम दोबारा से कभी व्हाइट किंगडम जा पाएंगे, और वो ये कहती है कि इतना सारा कुछ होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोबारा से कभी वहाँ पर जा पाएंगे। और इस मॉन्स्टर को मारने की खुशी में ये दोनों बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और वो अब भी वेलेस की बातों को याद करता है और ये कहता है कि मैं उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रोजा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम्हारे दिल में द क्वीन ऑफ लाइट है ना? और प्रिंस ऑफ डार्कनेस हाँ में जवाब देता है। और ये सुनने के बाद ग्रोजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये लड़की भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पसंद करती है। और फिर अगले सीन में हम फ्योस को देखते हैं जो कि व्हाइट किंगडम के अंदर आ जाता है और वो सीमा को ड्रॉप ऑफ स्प्लेंडर दे देता है, जिसके बाद सीमा इसे क्वीन के ऊपर छिड़क देती है। जिसके बाद टियो भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये पूछता है कि क्वीन आयरिस कैसी है। जिसके बाद सीमा फ्योस को ये बताती है कि हमारी शील्ड ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, वो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है। और फिर ये सारे अपनी आर्मी को तैयार करने में लग जाते हैं और आयरिस द रून ऑफ फाउंडर के सामने प्रे कर रही होती है। और तभी यहाँ पर फ्योस आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं डार्क किंगडम वालों को आपको छूने नहीं दूंगा क्योंकि आप हमारी क्वीन से काफी बढ़कर हो। और ये सुनकर क्वीन आयरिस उसको थैंक्स बोलती है और वो ये कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और फिर हम ब्लैक किंगडम को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारी शिप्स उड़ रही होती हैं और ये नजारा देखकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस काफी चौंक जाता है। और जैसे वो घर से बाहर निकल के अपने आसपास की जगह पर घूमता है तो वहाँ के लोग बात करते हैं कि व्हाइट किंगडम और ब्लैक किंगडम के बीच में एक काफी खतरनाक आखिरी फाइट होने वाली है। और यहाँ पर ये शिप्स काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं। और तभी एक बंदा प्रिंस ऑफ डार्कनेस से ये कहता है कि अगर ये सारा कुछ तुम्हारा हो जाता है तो प्लीज सारे के सारे टैक्सेस को कम कर देना। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर डार्क किंगडम नाइट्स आ जाते हैं जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और फिर हमें व्हाइट किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्योस ये बताता है कि ये पूरा का पूरा व्हाइट किंगडम बहुत ही जल्दी एक बैटलफील्ड के अंदर बदलने वाला है। और यहाँ पर ये दोनों टियो को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं ताकि वो सेफ रह सके, लेकिन वो यहाँ से जाने से मना करता है और ये कहता है कि जब तक हमारे पास द क्वीन ऑफ लाइट है कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पर आयरिस अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई होती है और वो पुरानी बातों को याद करती है कि उसने और द प्रिंस ऑफ डार्कनेस ने ये वादा किया था कि वो दोनों मिलकर इन दोनों किंगडम्स के अंदर पीस को एस्टेब्लिश करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक किंगडम की आर्मी काफी तेजी से व्हाइट किंगडम की तरफ बढ़ रही होती है और व्हाइट किंगडम के नाइट्स भी उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और ये देखकर आयरिस भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो सारे ब्लैक किंगडम के बीस्ट से लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मेन यूनिट कासल के ऊपर खड़ी होकर डार्क किंगडम के बीस्ट को रोकने की काफी कोशिशें कर रही होती है और सीमा भी इनको रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं द किंग ऑफ डार्कनेस और द क्वीन ऑफ लाइट एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, यानी कि अब इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। और मेजिस भी अपने कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं। और फिर हम फ्योस को देखते हैं जो कि ब्लैक किंगडम के बंदों से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वेलेस आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं हूँ ब्लैक किंगडम का नाइट। और ये बोलते ही वो फियोस के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और यहाँ पर आयरिस द किंग ऑफ डार्कनेस से लड़ रही होती है और वो ये कहती है कि मैंने इससे न जाने कितनी बार फाइट की है और अब तो मुझे उसकी गिनती भी याद नहीं है। और तभी द किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजों को ब्लैक कलर से पेंट करने वाला हूँ। और ये दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने अपने फोन का एक तरफ डार्क मोड ऑन कर दिया है और दूसरी तरफ लाइट मोड। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि व्हाइट किंगडम की शील्ड टूट जाती है और डार्क किंगडम की काफी सारे बीस्ट ने यहाँ के मेजिस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया होता है। और फिर हमें फ्योस और वेलेस की फाइट को दिखाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इस
इस फाइट के अंदर फ्योस हार रहा होता है और तभी अचानक यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, यानी कि फ्योस अपनी बॉडी से अपने मैजिक को रिलीज करना शुरू कर देता है और वो दिखने में पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वेलस के सामने टिक नहीं पाता और वेलस कहता है कि तुम सच में काफी कमजोर हो। और यहाँ पर आयरिस द रून ऑफ फाउंडर की ताकत का इस्तेमाल करके द किंग ऑफ डार्कनेस को काफी हद तक दूर कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है, पर वो इस अटैक से बच जाता है और उल्टा ही आयरिस के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और ये अटैक आयरिस को लग भी जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस फाइट के दौरान व्हाइट किंगडम के बहुत ही कम मेजेस बाकी बचे हैं और वो सीमा के साथ मिलकर इस फाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर ये मैजिक इन बीस्ट के सामने काम नहीं करता और ये देखकर सीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहती है, रून ऑफ फाउंडर तुम्हारी ताकत अनलिमिटेड क्यों नहीं है। और तभी यहाँ पर आयरिस आ जाती है और वो ये कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद ये सारे मिलकर एक मैजिक को कास्ट करते हैं, पर ये तरीका भी काम नहीं करता। ये देखकर सीमा आयरिस से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले करती हूँ, लेकिन अब जल्दी करो। और तभी यहाँ पर द किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है, तुम सारे मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। सीमा कहती है, अबे तू चुप रह। और ये सुनते ही वो सीमा को अपनी डार्कनेस से कवर करना शुरू कर देता है और यहाँ पर आयरिस दोबारा से अपने कासल के अंदर आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लैक किंगडम के नाइट्स प्रिंस ऑफ डार्कनेस को लेकर कासल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एडल आ जाता है। लेकिन इस बंदे को पहले ही प्रिंस ऑफ डार्कनेस ने मार दिया था और वो ये कहता है कि मैं पूरी तरह से एक डीमन बन चुका हूँ। और प्रिंस ऑफ डार्कनेस उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने क्वीन के ऊपर अटैक क्यों किया था, और वो ये कहता है कि ये सारा कुछ एक ड्रामा था, क्योंकि द किंग ऑफ डार्कनेस को ज्यादा टाइम और ज्यादा पावर्स चाहिए थी। और वो यहाँ पर सारी की सारी पोल पट्टी खोल रहा होता है और ये कहता है कि द किंग ऑफ डार्कनेस को ऐसा लगा था कि तुम और ग्रोजा आगे चलकर पार्टी बदल सकते हो, तो इसलिए तुम दोनों को यहाँ से बाहर भेजा गया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद द प्रिंस ऑफ डार्कनेस काफी चौंक जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एडल दोबारा से एक काफी खतरनाक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और ये बंदा दिखने में पहले से भी काफी खतरनाक हो गया था। अब तुम मुझे क्या देख रहे हो, चलो आओ मुझसे फाइट करो। और जैसे इन दोनों की स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराती है तो यहाँ पर काफी रोशनी हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसके ऊपर अपनी दूसरी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर एडल यहाँ से गायब हो जाता है और वो अचानक पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड को द प्रिंस ऑफ डार्कनेस की छाती के आर पार कर देता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालकर एडल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन एडल को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो ये कहता है, मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं तुम्हें बिजी रख सकूं, और वैसे भी हमारी सारी की सारी सेना आसमान से व्हाइट किंगडम की तरफ जा चुकी है। जिसके बाद वो द किंग ऑफ डार्कनेस के असली प्लान को रिवील करता है और ये बताता है, द किंग ऑफ डार्कनेस ये चाहते हैं कि सारी चीजें तबाह हो जाएं और वो व्हाइट किंगडम के साथ साथ ब्लैक किंगडम को भी तबाह करना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर काफी सारे ब्लैक नाइट्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इनमें से काफी सारे नाइट्स को निपटा देता है। और यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए ग्रोजा भी आ जाती है जो कि अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी हेल्प कर रही होती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले सारी की सारी शिप्स थी, लेकिन अब वो शिप्स यहां से जा चुकी हैं और ये देखकर वो काफी सैड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और ये वही ताकत है जो कि मरते हुए उस बूढ़े इंसान ने इसको दी थी, जिसके बाद इसकी बॉडी से दो बड़े बड़े पंख निकल जाते हैं। मैं इस पावर की मदद से वहां पर जल्दी जा सकता हूँ। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि द रून ऑफ फाउंडर के सामने बैठी हुई होती है और वो ही कहती है कि हम इस डार्कनेस को रोकने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं और मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। और फिर हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ व्हाइट किंगडम की तरफ ही आ रहा होता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके रास्ते में काफी सारी डार्कनेस आ रही होती है, लेकिन ये बंदा इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक ही अटैक से सारी की सारी डार्कनेस को खत्म कर देता है। लेकिन उसके मन में काफी अजीब बातें चल रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काफी बुरा होने वाला है। और यहाँ पर आयरिस द रून ऑफ फाउंडर से ये कहती है कि यही आखिरी तरीका है व्हाइट किंगडम को बचाने का। और तभी अचानक आसमान के अंदर द फाउंडर ऑफ रून आ जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है और आसपास के सारे एरियाज में वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। और ये देखकर फ्योस और वेलेस काफी चौंक जाते हैं और सीमा भी इसको देखकर ये सोचती है क्या ये सच में सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि व्हाइट किंगडम की सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक करके ढहनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरा का पूरा व्हाइट किंगडम तबाह हो जाता है।
लेकिन इसके बाद आयरिस की हालत काफी खराब हो जाती है और वो ये नोटिस करती है कि द प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है और ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोते हुए आखिरी बार द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को गुड बाय बोल रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आयरिस नीचे गिर जाती है। और फिर हम ग्रोजा को देखते हैं जो कि ये सारी की सारी तबाही देख रही होती है कि व्हाइट किंगडम के सारे टुकड़े डार्क किंगडम के अंदर गिर रहे हैं। जिसके बाद द किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि ये तुमने क्या किया? सारा का सारा मलबा मेरे ऊपर गिरा दिया, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और ये सुनने के बाद द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर द किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो इसे एक ही झटके में हरा देता है और फिर सारी की सारी डार्कनेस यहाँ से गायब हो जाती है। और लास्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि फाइनली यहाँ पर रोशनी आ रही है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि द प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। और ये सारा कुछ देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस एनिमे की एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर किसी के हंसने की आवाजें आती हैं और ये हंसी काफी क्रीपी होती है, यानी कि अभी भी इस एनिमे के अंदर काफी कुछ होना बाकी है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इस एनिमे के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं जल्दी से ही इसका सेकंड सीजन भी कवर कर दूंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले इसके ऊपर टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, तो जल्दी से जाकर इस टारगेट को कंप्लीट कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।